अगर आज आपकी एज 30 साल की है, आप 30 साल के हो, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए अब तक? आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होना चाहिए? एक बेस लेवल में बताऊंगा कि इससे नीचे है तब प्रॉब्लम वाली बात है। तो आज की वीडियो देख के आपको ये समझ में आ जाएगा क्या आप अभी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने ऑन ट्रैक हो, या बहुत अच्छा कर रहे हो, या बहुत पीछे चल रहे हो। मेन गोल मेरा ये रहेगा कि आपकी एज के अकॉर्डिंग, अगर आप 30 साल के, तो आपको ये बताना है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, एंड किस तरह आप अपने पैसे को एलोकेट कर सकते हो, वो सारा पॉइंट बताने का ट्राई करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। सबसे पहले ना एक थोड़ा सा एक रियलिटी टाइप को जान लेते हैं कि अगर आप कभी भी किसी सोशल मीडिया पे किसी को देखो जो कि 25, 26, 27 साल का हो, एंड उसके बाद 1.5-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस हो, उसके बाद 1.5-2 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो कभी भी ना उसे देख के ऐसा यानी कि अपने आप को डीमोटिवेट मत करिएगा। ये बहुत ही इलीट इंडियंस हैं, ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास अगर 25 से 30 साल की एज की भी से जिनके पास 1.5-2 करोड़ का पोर्टफोलियो हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं, ठीक है। एंड रियलिटी आपको बताता हूँ, डेटा शो करता है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन अर्बन जो सैलरीड प्रोफेशनल हैं, जो 30 साल को क्रॉस करते हैं ना, उनके पास 10 लाख से भी कम का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होता है। ये मेजॉरिटी बता रहा हूँ, मतलब 70-80% जो इंडियन होते हैं जो कि सैलरीड इंडिविजुअल हैं, वो जब अपने 30s को क्रॉस करते हैं, मतलब 30 साल से ज़्यादा होते हैं, तो उनके पास जो उनका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होता है वो 10 लाख से भी कम का होता है, ठीक है। तो हमेशा ये तो अपने आप को कभी ना ऐसा मत समझिएगा कि आप बहुत पीछे हो इन्वेस्टमेंट जर्नी में, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं। अब आपको बताता हूँ कि आपको रियल में कितना आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर मैं एक ग्लोबल बेंचमार्क कंसीडर करता हूँ, अगर मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो चलता है, वहाँ पे 1x का एनुअल सैलरी रूल माना जाता है। इसका मतलब ये है कि बाय द एज ऑफ 30 यू शुड एम टू हैव एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट विच इज़ इक्वल टू 100% ऑफ योर ग्रोस एनुअल सैलरी। इसका मतलब ये है कि ये माना जाता है कि बाय द एज ऑफ 30 आपके पास आपकी एनुअल सैलरी जितना पैसा आपके पास सेव होना चाहिए। मानिए अगर आपकी एनुअल सैलरी 15 लाख रुपए की है, तो एटलीस्ट आपके पास यू शुड हैव 15 लाख एक्टिवली इन्वेस्टेड इन इज़ योर टारगेट, कि आपके पास एटलीस्ट 15 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये बेसिक बता रहा हूँ, ये बाई एज ऑफ 30 आपके पास आपकी जितनी एनुअल सैलरी उतना आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रिवेंट लाइफस्टाइल क्रीप, मतलब जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े तो अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने मत जाइएगा, वैसे वैसे अपनी सेविंग रेट बढ़ाइएगा। अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ी है तो आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो सेविंग रेट है, वो 10% बढ़ जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने 20-30% से अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा दो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि बाय द एज ऑफ 30 आपके पास आपकी सैलरी जितनी एनुअल सैलरी उतना आपके पास सेविंग होना चाहिए। अब हम एक एज अ इंडियन ना, ये ग्लोबल लेवल पे तो सिर्फ चीज़ें बहुत अलग काम करती हैं, वहाँ पर उतना पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ नहीं होती, लेकिन इंडियन में हाँ, एज अ इंडियन हम लोग का अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं ना, वो हिडन इंडियन एक्सपेंसेस टाइप में से कह सकता हूँ। सबसे पहले है वेडिंग सिंकहोल, कि हमारे देश में ना शादियों में बहुत पैसा खर्चा होता है। एंड एवरेज इंडियन वेडिंग कॉस्ट रेंज फ्रॉम 10 लाख टू 35 लाख, मतलब एवरेज में मान लो, सीधी एवरेज, जो कि अमीर लोग हैं वो तो बहुत खर्चा करते हैं, एक एवरेज इंडियन लगभग अपनी शादी में 10 से 35 लाख रुपए खर्चा करता है। एंड अगर आपने अपनी मैरिज 25-30 में की है तो आप मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे चांसेस हैं कि आप अपनी सारी जितनी भी सेविंग अब तक आपने करी होगी 28-30 साल तक, वो सारी अपनी वेडिंग में लगा दो। तो इन चीज़ों से बचिएगा एंड थोड़ा सा कम ट्राई करिएगा कि वेडिंग में पैसे कम खर्च हों। पूरी सेविंग को शादी में लुटा देना ही सही नहीं होता है। एंड दूसरी चीज़ जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि बाहर देश में तो नहीं लेकिन हाँ हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, डिप्रिशिएटिंग लाइबिलिटी हम लोग अपनी लाइफ में बहुत जल्दी बाय कर लेते हैं। बाइंग अ प्रीमियम सीडान SUV ऑन अ हैवी EMI इमीडिएटली अपॉन अर्निंग योर फर्स्ट मेजर पे। मतलब ऐसा क्या होता है, मेजॉरिटी जो इंडियंस होते हैं, जो सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं, जो जिनको नई जॉब मिली होती है 22-23 साल की उम्र में, वो क्या काम करते हैं, जैसी ही पहली सैलरी आती है ना, वैसे एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी उठा लेंगे, SUV गाड़ी उठा देंगे। एंड उससे क्या होगा कि माने आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, आप 40,000 की तो EMI भर रहे हो, तो उससे आप फिर उसके बाद जो बचा 60,000 रुपये वो आप अपने ऊपर तो खर्चे करोगे। बेसिक नेसेसिटीज़ में तो पैसे खर्चे होंगे, तो आपके जो SIP अमाउंट है वो अपने आप ही रिड्यूस हो गया। तो ये ट्राई करिए कभी भी अर्ली ऑन करियर में कभी भी कुछ ज़्यादा महंगी लाइबिलिटीज़ को बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड तीसरा है ये ऐसा खर्चा है जो कि आपका बिल्कुल नहीं रह सकते, हमारे पेरेंट्स की हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि
हम मेजॉरिटी इंडियंस में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम ही उनका रिटायरमेंट कॉर्पस होते हैं, रिटायरमेंट प्लान होते हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी है, तो उनके ऊपर जो खर्चे होंगे तो उन्हें तो हमें करना ही करना है, उसे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। सो मैनी इंडियन मिलेनियल एक्ट एज अ प्राइमरी रिटायरमेंट सेफ्टी फॉर देयर एजिंग पेरेंट, ऑफन पेइंग हेल्थ केयर प्रीमियम और फंडिंग सिबलिंग्स एजुकेशन टू आउट ऑफ पॉकेट। मतलब हमें अपने छोटे भाई बहनों की एजुकेशन के पैसे खर्चे करने पड़ सकते हैं, अपने मम्मी पापा की जो हेल्थ केयर उनमें पैसे खर्चे करने होंगे, उनकी टेक केयर करनी होगी, तो उन सब चीज़ों में पैसे खर्चे होंगे। तो ये ऐसे खर्चे जिन्हें हम नहीं कम कर सकते। आप वेडिंग में पैसे कम खर्चे कर सकते हो, डेप्रिसिएटिंग लाइबिलिटीज़ को कम बाय कर सकते हो, लेकिन आप ये जो डिपेंडेंसी बर्डन है इसे आप कम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ना एक सेविंग करना एंड एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आप अपनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करोगे और आप अच्छा खासा कॉर्पस भी बनाते रहोगे। तो अब बात करते हैं कि आपके कितने पैसे हैं, तो आप कौन से लेवल में हो। एक सर्वाइवल लेवल है, ऑन ट्रैक लेवल है, वेल्थ बिल्डर है। तो अब मैं आपको नंबर्स बताता हूँ, उस नंबर के अकॉर्डिंग आपके पास अगर उतने पैसे तो आप खुद समझ जाओगे कि आप कौन से लेवल में आते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ आपकी जितनी एनुअल सैलरी है उसका आधा है तो आप सर्वाइवल लेवल में, मतलब ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अगर आपका जितना भी आपका जो पोर्टफोलियो साइज़ है अगर आपकी एनुअल सैलरी के बराबर है या 1.5 टाइम है तो आप ऑन ट्रैक हो, मतलब आप एकदम सही कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपके एनुअल सैलरी का 3 टाइम या 4 टाइम है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड आप समझ लीजिए आप टॉप 10%, टॉप 5% में आते हो इंडिया के। दूसरा, इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास सिर्फ 3 महीने का सिर्फ अपनी बेसिक एक्सपेंशन से खर्चे हैं तो आप सर्वाइवल लेवल में आते हो। 6 महीने के हैं तो ऑन ट्रैक हो, मतलब सही कर रहे हो। एंड अगर आपके पास पूरे 1 साल का है तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप वेल बिल्डिंग कैटेगरी में आते हो। एंड प्रोटेक्शन कवर, अगर आपके पास सिर्फ अपनी कंपनी का ही सिर्फ प्रोटेक्शन कवर है तो आप सर्वाइवल लेवल में हो। अगर आपके पास अपना खुद अलग एक हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप ऑन ट्रैक हो, मतलब सही कर रहे हो कि आपके पास कंपनी का तो हेल्थ इंश्योरेंस है ही है, लेकिन आपने अपना पर्सनल अलग से एक इंश्योरेंस ले रखा है जो कि सही होता है। लेकिन अगर आपके पास अपनी पूरी फैमिली का एक अलग से एक फैमिली फ्लोटर प्लान है जिसमें सारे मेंबर कवर होते हैं, तब तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। एंड अगर डेट स्टेटस देखें, अगर आपके पास आपके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के लोन चल रहे हैं, बहुत हाई कॉस्ट EMI चल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा सर्वाइवल लेवल में आते हो। एंड अगर आपके पास कोई भी कंज्यूमर डेट नहीं है, सिर्फ आपके पास हाउस लोन चल रहा है, तो आप ऑन ट्रैक हो कि मतलब आपके पास अलग से कोई ऐसा लोन नहीं, बस आपने जो घर लिया है उसके लोन चल रहे हैं, उसकी EMI जा रही है, तो वो कोई नहीं, वो आप ऑन ट्रैक हो, मतलब सही कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास एब्सोल्यूट जीरो बैड डेट है कि मतलब आपके पास कोई भी डेट नहीं है और आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आप खुद समझना, ये तीनों मैंने साइज़ बता दी, सर्वाइवल लेवल, ऑन ट्रैक एंड वेल्थ बिल्डर। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, मुझे अपनी वीडियो में बताना है कि आपके पोर्टफोलियो साइज क्या आपके एनुअल सैलरी से ज़्यादा है या उसके बराबर है या उससे कम है। तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, तो उससे मैं खुद ही समझ जाऊँगा कि आप कौन से लेवल में आते हो। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा अपने ऊपर सेफ्टी जरूर बनाना है, जो कि मैं एक बोलता हूँ ना कि सबसे पहले हमें अपने ऊपर एक अम्ब्रेला लाना है, अपने ऊपर एक सेफ्टी नेट लाना है, जिससे क्या हो कि कभी भी कोई ऐसी डिवास्टेटिंग सिचुएशन आती है तो हमारे पूरे पैसे पूरे जो पोर्टफोलियो जो हम बनाएंगे, जो अपनी मेहनत से हम इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, वो बर्बाद ना हो जाए। इसके लिए हमें एक प्रोटेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें एक इमरजेंसी फंड बनाना है। एटलीस्ट हमारे पास 6 महीने के खर्चे होने चाहिए। अब क्या करना है, हमें कम से कम हमारे पास 2 हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। सिक्योर प्राइवेट 10 to 15 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवर हमारे पास होना चाहिए। मतलब सिर्फ जॉब को नहीं कि कंपनी वाले का इंश्योरेंस आपके पास है तो सिर्फ आप और कोई हेल्थ इंश्योरेंस ना लो, ऐसा नहीं करना है। कंपनी का आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो है, लेकिन आपको अलग से एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना है। एंड आपके पास एक प्योर लाइफ कवर होना चाहिए। एंड लॉक इन अफोर्डेबल प्रीमियम अर्ली 20s, और ये अगर आप बहुत अर्ली एज अपनी लाइफ में लेते हो तो ये आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। एंड ऐसा माना जाता है कि जो आपको जो टर्म इंश्योरेंस हो, मतलब अगर आपकी अचानक डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को कितना पैसा मिलेगा, वो आपकी एनुअल सैलरी का 15 टाइम्स होना चाहिए। मतलब अगर आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए है तो एटलीस्ट आपके पास 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड यहाँ पे ना ULIP मत लीजिए कि बहुत बेकार होती है, इनको लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा से कोई टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। एंड आपको क्या करना है, सेफ्टी नेट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले एब्सोल्यूट जीरो रूल। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अगर अभी भी कोई भी ऐसा बहुत ही हाई इंटरेस्ट वाले कोई भी लोन है, चाहे क्रेडिट कार्ड लोन हो या किसी तरह का लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ही सबसे पहले लोन आपको ख़त्म करने। इन्वेस्टमेंट चाहे आप 6 महीने बाद 1 साल बाद शुरू करो, लेकिन सबसे पहले मेन फोकस रखो जो लोन आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करो सबसे पहले उसे ख़त्म करो, क्योंकि लोन बहुत बेकार चीज़ होती है। ये हमारे जो हार्ड एंड मनी होता है उसको हमारे पास से ले जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा सा इमरजेंसी फंड बनाना है, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है, अगर आपकी कंपनी दे रही है उसके अलावा भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना है। आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि आपकी एनुअल सैलरी का 15 टाइम्स होना चाहिए।
एंड आपको आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हाई इंटरेस्ट वाला लोन नहीं होना चाहिए। हाउसिंग लोन चल रहा है तो वो थोड़ा सा आप मान सकते हो, बट उसके अलावा कोई भी और लोन है तो उसे आपको तुरंत से तुरंत हटाना है। अगर आप ऑन ट्रैक पे हो सो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन है आपको कि आप सही कर रहे हो। अगर आपके पास एनुअल सैलरी का अगर आपके पास 1.2 टाइम्स ही, मतलब अगर आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए एंड अगर आपके पास बाई द एज ऑफ 30 अगर 12 लाख रुपए का भी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको क्या करना है, ऐसे ही करते जाइए, अपनी SIP अच्छे लेवल पर चलने दीजिए, एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए एंड और अपनी SIP को लगातार चलने दीजिए। और ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक इम्पल्सिव कंज्यूमर से आप हट कर अब एक एसेट बिल्डिंग स्टेज में जाओगे, क्योंकि अब क्या होगा कि अगर आपने इतना बेसिक आपने इतना कर रखा है ना, तो अब आपके पास क्या होगा, जितना भी पैसा आएगा वो आपको कंपाउंड होता जाएगा और आपको जो कॉर्पस है बहुत अच्छे लेवल बिल्ड होगा। आपका सेविंग रेट डिफाइन करेगा कि आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होगा। मानिए बाय द एज ऑफ 30 आपकी जो पर मंथ सैलरी वो 1 लाख रुपए है। अगर आपको 12% रिटर्न में मान रहा हूँ, अगर आपका सेविंग रेट 15% है, अब मतलब 1 लाख का 15%, इसका मतलब 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आज से 20 साल के बाद आपका 1.5 करोड़ का कॉर्पस होगा। अगर आपका सेविंग रेट 30% है तो आपका लगभग 3 करोड़ का कॉर्पस होगा। एंड अगर आपका सेविंग रेट 45% है तो आपके पास 4.5 करोड़ का कॉर्पस होगा। तो आप खुद दे सकते हो, क्लियर से, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना ज़्यादा आपका सेविंग रेट होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न बनने वाली। और यहाँ पे मैं जो सीजर रिटर्न मान रहा हूँ 12% की मान रहा हूँ। आप खुद डिसाइड करिए। अगर आप ऑन ट्रैक हो तो आप कम से कम आपका सेविंग रेट 20 से 25% होना चाहिए। एंड अगर आप सर्वाइवल लेवल में आते हो ना तो आपको मिनिमम से मिनिमम तो सेविंग रेट कम से कम 30 से 35% होना चाहिए। एंड अगर आप अच्छी खासे वेल्थ बिल्डर थर्ड स्टेज में आते हो, वेल्थ बिल्डिंग स्टेज में आते हो, तो वहाँ पर अगर आपका सेविंग रेट 20% भी है ना तब भी बहुत है, क्योंकि आपने पहले ही इतना अच्छा सेविंग कर रखी है कि अब आपका मनी बहुत अच्छे लेवल पर कंपाउंड होगा। पूरा से फिर से एक रिकवरी कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या बात करी। सबसे पहले डेट फ्री, एग्रेसिवली क्रेडिट कार्ड जितनी भी हैं EMIs है उनको हटाना है। एंड सबसे दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें शील्ड बिल्ड करनी है। बिल्ड 6 मंथ ऑफ बेसिक इमरजेंसी कैश सेपरेट प्राइवेट हेल्थ कवर लेना है। मतलब हमें अपना 6 महीने की इमरजेंसी फंड बनाना है एंड अपना अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। एंड SIPs को ऑटोमेट कर देना है। एंड SIPs में अब ये जो नया स्टेप है एटलीस्ट 10% का स्टेप अप कर देना, मतलब पर ईयर आपको अपनी SIP का अमाउंट 10% से बढ़ा देना है। अगर इस साल आप 10,000 रुपये की SIP करते हो तो नेक्स्ट ईयर आप 11,000 की से करो, उसके बाद 12,000 की करो, फिर 13,000 की हो। तो ये इससे क्या होगा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट गोल है बहुत जल्दी अचीव होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी सेविंग बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। अगर आपको मैं एक पूरा सा एक एसेट एलोकेशन दूँ कि आपको कहाँ कहाँ पैसे लगाने, तो अगर आप मानिए 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका 70 रुपये आप एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स या इंडेक्स फंड में आप लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको 12 से 13% रिटर्न आ जाएगी। आपको 15% आपको पैसा कम से कम डेट फंड में लगाना है। इससे क्या होगा, रेगुलर कैश फ्लो आपके पास बना रहेगा तो आपको रेगुलर पैसे आते रहेंगे। तीसरा, आपको अपने पोर्टफोलियो का 5 से 7% या 10% जो एलोकेशन वो गोल्ड में रखना है। गोल्ड के वो भी ETF आपको बाय करने हैं। ऐसा नहीं कि आप जाके फिजिकल ज्वेलरी बाय करने लोगे, ऐसा नहीं करना है। एंड आप 5% पैसा आप अपने कह सकते हो कि आप लिक्विड में रख सकते हो कि अगर आपको कभी अचानक से जरूरत पड़े तो आप इसे यूज़ कर पाओ। एंड एक बात याद रखिएगा, अगर आप अभी भी स्टार्ट नहीं करते हो और 30 की एज आ चुकी है और आप सर्वाइवल लेवल में हो और आप अभी भी नहीं अपनी SIP शुरू करते हो, अभी भी सेव करना नहीं शुरू करते हो ना, तो पूरी लाइफ आप बस ऐसे ही पैसे के लिए मेहनत करने वाले हो, कभी भी कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाओगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हो तो वेटिंग बहुत महंगी पड़ सकती है आपको। कॉस्ट ऑफ वेटिंग 5 ईयर डिले, मतलब आप मानिए अगर आप अपनी SIP को सिर्फ 5 साल डिले से स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग 20,000 SIP मंथली SIP बाय द एज ऑफ 25। मानिए आप अपनी 20,000 रुपये की SIP पर मंथ की आप 25 साल की उम्र में शुरू करते तो आपके 60 साल आते आते लगभग आपके पास 1.3 करोड़ होते, मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपये होते हैं। यहाँ मैं 12% रिटर्न मान रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसी से 5 साल डिले कर दो, मतलब आप 25 से ना 30 साल से अपनी SIP शुरू करते हो, 30 साल से अपनी SIP शुरू करो एंड 20,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको जो फाइनल कॉर्पस बनेगा वो 76 लाख रुपये का बनेगा। मतलब आपका जो डायरेक्ट फाइनल अमाउंट है वो 46% से रिड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि आपने 5 साल डिले शुरू किया। तो आप खुद यहाँ से समझ सकते हो, जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस हो कम बनेगा। तो जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो कर दीजिए, क्योंकि मैंने 12 साल से शुरू करी है। आपकी जो भी है अभी जितनी भी हो आज से शुरू करिए, जो जब भी शुरू करो तब से बेटर होता है। अब अगर जब से ये चीज़ जान गए हो तब से एक दिन लेट नहीं करना है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से लेवल में आते हो, क्या आप सर्वाइवल लेवल में आ रहे हो, ऑन ट्रैक में हो, या अच्छे खासे वेल्थ बिल्डर में आ रहे हो। अगर आप अच्छे किसी ब्रोकर के अकाउंट खोलना चाहते हो अपना, तो मैं जीरोधा का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे जाकर आप अकाउंट खोलिए। तो मैं आपको खुद हेल्प करूँगा आपको पहला पोर्टफोलियो बनाने में, चाहे वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चाहे आप अपने स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाओगे।
तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, लगा मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, कुछ सिखाया आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दिस इज टंकी सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।